गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था विकास उन्मुख वृद्धि की ओर फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था विकास उन्मुख वृद्धि की ओर विषय का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट कर रहे थे और टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत हमने शिक्षा शब्द का अर्थ देखा था और उसकी परिभाषाएं देखी थी, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्ण की कुछ कोटेशन थी। एक कोटेशन डॉक्टर राधाकृष्ण की थी और एक डगलस एम हॉलैंड की कोटेशन हमने देखी थी। तो डगलस एम हॉलैंड के अनुसार शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में संभव होती है। डगलस हॉलैंड ने कहा था शिक्षा को लेकर। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए और इस कार्य को पूरा किए बिना शिक्षा अनिर्वार्य और अपूर्ण है। इसके बाद हमने शिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं, कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस देखी थी, जिसमें फ्रेंडसन की, डम्बिल की, यूलीज की, जॉन डेवी की और महात्मा गांधी की कुछ अन्य परिभाषाएं थी। कुल 5 परिभाषाएं, डेफिनेशंस मैंने करवाई थी शिक्षा की। इसके बाद हमने कल शुरू करना था मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ। तो रेबर्न नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए। उनका मत था कि जो मनोविज्ञान है वो प्राचीन काल से लेकर, यानी कि अरस्तु, देकार्ते, प्लेटो के समय से लेकर दर्शन शास्त्र, फिलोसफी का एक अंग था और उसी से अपना जीवन काल प्रारंभ किया था। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो यह अपनी शैशवावस्था में है और उस समय से लेकर सैकड़ों वर्षों तक वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही कार्य करता रहा। फिर धीरे धीरे क्या है, मनोवैज्ञानिक है जो दर्शन शास्त्र से अलग हो गई। और इस संबंध में रेबर ने एक कथन भी कहा था, कोटेशन दी थी राइबर ने, कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को, यानी कि साइकोलॉजी को, दर्शन शास्त्र से पृथक अलग कर लिया। तो ये रेबर्न का कथन था। अब हमने कल जाते जाते मैंने कहा था कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसका विकास कैसे हुआ। ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, मनोविज्ञान के विकास के चरण लिखूं, तो हमें ये लिखना होगा मनोविज्ञान का अर्थ। तो हम बात करते हैं धीरे धीरे ये ग्रेजुअल चेंज इन द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। धीरे धीरे मनोविज्ञान की जो अर्थ था, मनोविज्ञान का जो अर्थ था, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ? जब मनोविज्ञान है जो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। और दर्शन शास्त्र क्या था? फिलोसफी। दर्शन शास्त्र दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब है सीन थ्रू, पीछे देखना, जो घटनाएं होती है उसके पीछे क्या कारण है ये देखना। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि फिलोसफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और जो लैटिन भाषा के शब्द फिलो प्लस सोफिया से बना है। फिलो का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब विजडम, यानी कि या यूं कहें कि ज्ञान से अनुराग या ज्ञान से प्रेम, वो फिलोसफी है। किसी बात की तह तक जाना, किसी घटना के घटने के पीछे कारण क्या है ये जानना फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र है। तो शुरू में जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का एक अंग था। धीरे धीरे वो उससे अलग हुआ दर्शन शास्त्र से, फिर उसके अर्थ में परिवर्तन आया। तो सबसे पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस साइकोलॉजी को या मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। तो इसमें जो आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे वो जैसे अरस्तु है, देकार्ते है, प्लेटो है, इन्होंने कहा था। तो आत्मा का विज्ञान कहा उसे साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। जिनमें देखो, गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई। गैरेट नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि जो साइकोलॉजी शब्द है,
PSYCHOLOGY साइकोलॉजी शब्द है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक शब्द था साइके और दूसरा था लोगस। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना। इस प्रकार जो प्राचीन काल में साइकोलॉजी शब्द या मनोविज्ञान का अर्थ था स्टडी ऑफ द सोल, या साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, यानी कि साइकोलॉजी है जो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना साइकोलॉजी है, इसलिए उसको उस काल में आत्मा का विज्ञान भी माना जाता था। पर अनेक यूनानी दार्शनिक हुए हैं जैसे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। इनमें प्लेटो है, प्लेटो, अरिस्टोटल या अरस्तु, डेकाल्टे आदि। फिर धीरे धीरे उसका विरोध हुआ और विरोध स्वरूप क्या कहा जाने लगा कि आत्मा क्या है, व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, कोई बता सकता है? तो आत्मा तो अमूर्त होती है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका अध्ययन कैसे मान सकते हैं? और इस संबंध में आत्मा की व्याख्या होना मुश्किल थी। उसके अस्तित्व में प्रमाणिकता का उत्तर नहीं दे पाई ये मनोवैज्ञानिक अरस्तु, देकार्ते, है ना, और प्लेटो है, ये उसका उत्तर नहीं दे पाई कि आत्मा क्या होती है, उसकी प्रमाणिकता क्या है, उसका उत्तर देने में वे असमर्थ थे। और ये बात 16वीं शताब्दी की है, 1501 से लेकर 1601 तक की बात है। तो 16वीं शताब्दी तक इसका अर्थ सिर्फ आत्मा का विज्ञान या साइंस ऑफ सोल ही कहा जाता था। लेकिन जब आत्मा के बारे में सवाल उठने शुरू हुए, प्रश्न पूछने शुरू किए, तो ये लोग निरुत्तर हो गए, ये उसका जवाब नहीं दे सके। इसलिए बाद में आत्मा के स्वरूप का पता नहीं होने के कारण या उस संबंध में कोई लॉजिक या तर्क नहीं देने के कारण ये जो कथन था आत्मा का विज्ञान या साइंस ऑफ सोल, इसको नकार दिया गया, इसके अर्थ को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद जो दूसरा जो कथन शुरू हुआ मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। तो जो पहले आत्मा का विज्ञान है उसका विरोध हुआ। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा, जिनमें पोम्पोनोजी, इटली के एक दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, उन्होंने माना इस बात को कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ माइंड है, मस्तिष्क का विज्ञान है, माइंड का विज्ञान है। मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया। मध्य युग के 16वीं शताब्दी से बाद शुरू हुआ, 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान मानना शुरू किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने विशेष रूप से जो इटली के दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, अभी जो मैंने बात किया पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, कि साइकोलॉजी है जो साइंस ऑफ माइंड है, मस्तिष्क का अध्ययन करने वाली बात है, वाली विज्ञान है। तो इसका मुख्य कारण यह था कि आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के पृथक विषय हो गए। ठीक है ना, उन्होंने विरोध भी किया था पोम्पोनोजी ने कि आत्मा तो आध्यात्मिक पहलू को मानती है, मानसिक पहलू को मानती है, तो इसलिए ये एक पृथक विषय है। पर कोई भी दार्शनिक है जो मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं कर सके, क्योंकि उस समय तक माइंड का कोई स्ट्रक्चर है या मस्तिष्क की जो, देखो बुद्धि और मस्तिष्क दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे हम कह दें कि एक मस्तिष्क मतलब एक गाड़ी है, उसका इंजन वो अलग चीज़ है, और वो कार्य कैसे करता है, जो काम कैसे करता है इंजन, वो एक अमूर्त है कि कैसे काम करता है। ठीक है ना, हम उसे देख नहीं सकते, वो काम कर रहा है, चल रही है, एक गाड़ी है उसमें इंजन है, इंजन को तो हम देख सकते हैं लेकिन वो चल रही है, ये हाउ इट ड्राइव, ये कैसे चल रही है, वो कैसे काम करती है, ये हम नहीं देख पाते, वो अमूर्त है। तो मस्तिष्क को तो देख सकते हैं लेकिन उसकी कार्यप्रणाली को नहीं देख सकते। इस संबंध में मस्तिष्क का स्वरूप कैसा है, आजकल तो शल्य क्रिया होने लगी, इसलिए हम मस्तिष्क को भी देख सकते हैं, गाड़ी के इंजन को देख सकते हैं, लेकिन उस समय तक 17वीं शताब्दी तक शल्य क्रिया नहीं होती थी, मस्तिष्क का जो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए उस स्वरूप से हम लोग इन अनभिज्ञ थे, उसकी प्रकृति और स्वरूप से।
इसलिए इस बात को भी नकार दिया। और इसका परिणाम बताते हुए B.N. झा, मनोवैज्ञानिक थे एक B.N. झा, उसने लिखा कि मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। कि B.N. झा ने कहा कि मस्तिष्क का स्वरूप ही अनिश्चित है, इसलिए इसकी प्रकृति को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। मनोविज्ञान है जो साइंस ऑफ माइंड कैसे हो सकता है। मनो मस्तिष्क की स्वरूप नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है, हम देख नहीं सकते उसको, तो हम कैसे मान सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। तो इस बात को B.N. झा ने सिरे से नकार दिया। और आधुनिक मनोविज्ञान मन के स्वरूप तथा प्रकृति का निर्धारण न कर सका। मन शब्द के विषय में भी अनेक मतभेद अथी यह परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई। इसके बाद शुरू हुआ इस पर मंथन, ठीक है ना, कि साइकोलॉजी क्या है। तब कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिनमें से विलियम जेम्स था, विलियम वुंट थे, जेम्स सली, ये मनोवैज्ञानिकों के नाम है। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, टिचनर, ये सब मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। तो उन्होंने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना। तीसरी बात कि मस्तिष्क जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। इनमें चेतना का विज्ञान मानने वाले जिन्होंने ये बात कही कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान है, कि हमारा मस्तिष्क कितना चेतन है उसका अध्ययन करना ही चेतना का विज्ञान कहलाता है। तो 16वीं शताब्दी के बाद, 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है, जेम्स सली है, ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान है जो मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। पर वे चेतना के शब्द के अर्थ के संबंध में एक मत न हो सके। दूसरे विचेतना के जो मत हैं कि चेतन क्या होता है। देखिए, हम बात करेंगे कि जो हमारा मन या मस्तिष्क होता है वो चेतना के अलावा, चेतन मन के अलावा अचेतन और अर्धचेतन मन भी होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया कि चेतन मन के अलावा अचेतन और अर्धचेतन मन भी है, उसका क्या, उनका अर्धचेतन और अचेतन मन का क्या। जो चेतन मन है वो उसी प्रकार से है जिस तरह से एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं, उसका अंदर का जो 90% बर्फ़ 90% पानी में डूबी रहती है, 10% ऊपर रहती है। उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क चेतन अवस्था में 10% रहता है, बाकी 90% तो अदृश्य रहता है, अर्धचेतन है, ये सॉरी अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड है। और अचेतन अवस्था है जो दमित इच्छाओं का पुंज कहलाती है, ठीक है ना। चेतन अवस्था तो 10% है, बाकी 90% का क्या, तो चेतना का विज्ञान मानना मुश्किल है। तो विलियम जेम्स जो मनोवैज्ञानिकों के चेतना के स्वरूप को स्वीकार करता है तथा उसने कहा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह है कि यह चेतनता की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या करता है। विलियम जेम्स ने माना है, विलियम वुंट ने माना है, जेम्स सले ने तो चेतना का विज्ञान कहा, लेकिन बाद में इसको भी ऐसे स्वीकार कर दिया कि चेतना के अलावा अर्धचेतन और अचेतन भी है, वो कहाँ गए। फिर शुरू हुआ धीरे धीरे मंथन इस पर। फिर आए जेम्स वॉटसन, J.B. वॉटसन नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी है जो व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना। ये बात कही जेम्स वॉट ने, J.B. वॉटसन ने कही बात, साइंस ऑफ बिहेवियर। और ये कब कही, 1901 के बाद 20वीं शताब्दी शुरू हुई तब। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए, जिनमें सबसे अधिक मान्यता इस अर्थ को दी गई कि मनोविज्ञान है जो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना गया। इस संबंध में कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी पंक्तियां या अपने कथन भी कहे, अपने स्टेटमेंट दिए, जिनमें से J.B. वॉटसन जो प्रमुख इसके समर्थक थे, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। वॉटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। उसके बाद वुडवर्थ हुए एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में
व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ ने एक बात और कहा, जो हमने जितने भी अर्थ देखे या मनोविज्ञान के विकास के चरण देखे, उन सब का सार है। वुडवर्थ ने ये कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना खोई। अब वह व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ ने ये बात कही। इसके बाद स्किनर हुए हैं, मनोवैज्ञानिक स्किनर। उन्होंने कहा है कि जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्रयोग में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियां, समायोजनाएं, क्रियाएं एवं अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मनोविज्ञान है वो वर्तमान में या 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में 1901 और उसके बाद वर्तमान तक व्यवहार का विज्ञान है। तो हमने देखा कि जो साइकोलॉजी है, सबसे पहले उसे आत्मा का विज्ञान कहा, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, तीसरी बार उसे चेतना का विज्ञान कहा, और बाद में उसको और अंतिम समय में उसे व्यवहार का विज्ञान या साइंस ऑफ बिहेवियर ये बात कही कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। थोड़ा एक बार फिर से कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु, डेकार्ते, प्लेटो ने। फिर उसे मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, पोम्पनोजी ने। चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, टिचनर, जेम्स सली आदि मनोवैज्ञानिकों ने। फिर व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।